वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब ये 6.2 एक्सरसाइज है 10 क्लास की साइंस ग्रुप। तो देखते हैं हम इसमें क्या कहा उसने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डेफिनेशन से तलाश करना है और उसके बारे में बताना है। सेंट्रल टेंडेंसी आम अल्फाज में सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि आपने सेंट्रल वैल्यू ढूंढनी है और सेंट्रल वैल्यू को द मेजर आर टेक्निक दैट आर यूज टू डिटरमाइन दिस सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से जो आप सेंट्रल वैल्यू ढूंढते हैं उसे सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है सेंट्रल टेंडेंसी की। और उसके बाद है डिफ़ाइन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। तो ये भी सारी डेफिनेशन है, बुक में से ढूंढ लें और सेम की सेम याद कर लें तो बहुत आसानी से ये समझ आ जाती हैं। उसके बाद है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। अर्थमेटिक मीन का मतलब है एवरेज फाइंड करना। एवरेज फाइंड करनी है डायरेक्ट मेथड से ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। नीचे जो डाटा दिया हुआ है उसकी एवरेज हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखते हैं इसका मैंने हल किया, नोट्स बनाए हैं इसके। तो अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है, अनग्रुप डाटा के लिए है। अब अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? जो ऐसे ही डाटा दिया होता है ना लाइन की शक्ल में, या सिंपल सा डाटा जो आसानी से आपको समझ आ जाता है, वो अनग्रुप डाटा होता है। जो लाइन की शक्ल में दिया होता है जिसका टेबल नहीं होता वो अनग्रुप डाटा होता है। तो इसको डायरेक्ट मेथड से हमने मालूम करना है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सारी वैल्यू को सम करना और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को नीचे लिख देना। इसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है या हिसाबी औसत कहा जाता है या एवरेज कहा जाता है। तो ये इसका फार्मूला है एक्स बार अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज इज़ इक्वल टू समेशन एक्स। समेशन एक्स मीन के एक्स वैल्यू को जमा कर लो डिवाइड बाय एन। एन का मतलब है उनकी तादाद को गिन लो। तो ये एक्स वैल्यू सारी दी हुई हैं, इनको एक्स वैल्यूज़ कहेंगे। एक ये सारी यहाँ तक एक्स वैल्यू है। ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि ये ऐसे ही सिंपल सा डाटा दिया हुआ है। अब इनको सबको जमा की शक्ल में लिख दिया तो ये सबको प्लस की शक्ल में मैंने लिख दिया है। अब इनकी तादाद की नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इनकी तादाद थी वो 8 नीचे लिख दिया क्योंकि एन का मतलब है उनके नंबर गिनना। काउंटिंग नंबर है एन, नेचुरल नंबर, तो इसको गिन लिया। और समेशन एक्स का मतलब है एक्स वाली वैल्यू, ये सारी एक्स वाली वैल्यूज़ थी, इनका समेशन किया। ये समेशन का मतलब है प्लस कर लिया। तो प्लस करने से हमारा आंसर 196 आया। इसको जब 8 पे डिवाइड किया तो 24.5 ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट हल हो गया। अब दूसरा पार्ट है। तो ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको सबको एक्स वैल्यूज़ कहेंगे। एक्स वैल्यूज़ का समेशन एक्स मालूम करना है तो सबको जमा कर लेना है और उनके तादाद गिननी है। तो एन उनकी तादाद है जो कि 7 बनती है। सबको गिना ऐसे तो 7 बनता था, 7 नीचे लिख दिया। सबको प्लस किया तो ये 2030 आया और 7 पे डिवाइड किया तो 290 हमारा एक्स बार आ गया यानी कि एवरेज या मीन आ गई उसकी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले बुक से देखें। ये कहता है फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन 3, यानी कि क्वेश्चन 3 में जो सारा डाटा दिया हुआ था ना वो कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए से इसकी अरिथमेटिक मीन निकालो यानी कि एवरेज इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल कर दिखाओ। तो पहले हमने ये डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया है। अब इनडायरेक्ट मेथड से हमने इसी सवाल को, तीसरे सवाल को यानी कि इसी सवाल को हमने इनडायरेक्ट मेथड से हल करना है। तो तीसरे सवाल का मैंने डाटा चौथे सवाल में लिख लिया है। मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब मीन इनडायरेक्ट मेथड से मालूम करनी है तो मैंने पहले एक्स बार लिखा जो कि मीन को ज़ाहिर करता है, इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ये ए क्या है? ये ए जो है ना एज्यूम मीन होती है, फ़र्ज़ी मीन। ए इज़ इक्वल टू एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के नहीं फ़र्ज़ की हुई मीन होती है। एनी वैल्यू ऑफ डाटा, डाटा में से कोई सी वैल्यू आप ले लो। ये वाला डाटा हम ले रहे थे ना, तो इसमें से कोई सी वैल्यू ले लो, वो आपकी एज्यूम मीन होगी और वो बिल्कुल सही साबित होती है। तो ये अनग्रुप डाटा का जो अनग्रुप डाटा का जो इनडायरेक्ट मेथड है ना, फॉर अनग्रुप डाटा, इनडायरेक्ट मेथड अनग्रुप डाटा के लिए वो ये फार्मूला उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया और एज्यूम मीन कोई सी वैल्यू लेनी होती है वो ले ली। और इसके अलावा ए तो एज्यूम मीन आ जाएगा। और ये डी क्या होता है? ये डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स वैल्यू में से ए को माइनस करते जाओ। तो एक्स वैल्यू में से ए को माइनस करना है, ए एज्यूम मीन है।
तो फिर बाद में समेशन डी का मतलब है सम ऑफ ऑल डी वैल्यूज़, जो डी की सारी वैल्यूज़ हैं उनको सब को जमा करके कर लो। और एन क्या है, एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर है, वही 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ को जमा करना है, यानी कि गिनना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सवाल था वो ये था, ये 12 14 17, तो ये 12 14 17 ये सारी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। इनको सबको एक्स का नाम दे दिया, एक्स वैल्यू सारी लिख ली हैं। इन सारी एक्स वैल्यू का डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। अब जो ए है एज्यूम मीन वो मैंने 20 सपोज किया है, इसके अंदर से ये जो 20 है ना, मैंने उसको फ़र्ज़ी मीन रख लिया, 20 रख लिया। आप कोई और रख लो, 21 22 आप कोई भी रख लो, तो जो भी आप रख लोगे इसके अंदर से, इस डाटा में से, वो ठीक ही साबित होगी, गलत सवाल नहीं होता। तो मैंने सपोज करके ए जो है वो 20 रखा, तो 20 मैंने माइनस करता गया। पहले 12 था एक्स, तो उसमें से 20 माइनस किया तो माइनस का 8 आया। फिर 14 एक्स था, मैंने उसमें से 20 माइनस किया तो माइनस 6 आया। फिर 17 था एक्स, तो मैंने उसमें से 20 माइनस किया तो माइनस 3 आया। तो इस तरह से जो भी एक्स वैल्यूज़ थी ना वो सारी यहाँ पर आई हुई हैं, सब में से 20 माइनस होता गया है, तो ये हमारे आंसर आते गए हैं। तो जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगाना है, जब 20 बड़ा था तो माइनस का साइन आ रहा था, और जब इधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो 24 बड़ा हो गया है तो फिर प्लस का आंसर आना है, यानी कि 4 प्लस का आएगा। तो अब इनको सबको जब जमा किया ना, ये सारी वैल्यूज़ को, इसे कहते हैं समेशन डी, यानी कि सबको जमा करना सम होता है, यानी कि ये साइन होता है समेशन का, और डी का मतलब है डी की वैल्यू को जमा किया है, तो ये आंसर 36 आया। अब हमारा जो फार्मूला है वो ये था, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो अब हमारे पास ए भी आ चुका है, जो कि हमारा ए जो है वो 20 है, और समेशन डी भी हमारे पास आ चुका है जो कि 36 आया है, तो ए समेशन डी की जगह 36 लिख दिया। एन जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 वैल्यूज़ टोटल बनती हैं, तो मैंने 8 वो नीचे लिख दिया एन की जगह पर। अब क्या करेंगे, 36 को पहले 8 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले डिवाइड करना है, तो आंसर 4.5 आया। 4.5 को जब 20 में 20 में प्लस किया तो 20 प्लस 4.5 किया तो 24.5, तो फिर जो मीन का जवाब आया 24.5 मीन का जवाब आया, या एवरेज का आंसर आया, या अर्थमेटिक मीन का आंसर आया 24.5। ऊपर जब हमने निकाला था तो ऊपर भी हमारा 24.5 ही आया था, यानी कि डायरेक्ट मेथड से करो तब भी वही जवाब आता है, इनडायरेक्ट से मेथड से करो तब भी वही जवाब आता है। वजह यह है कि हम मीन ही तो फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड एक ही चीज़ फाइंड कर रहे हैं, एक ही चीज़ को जिस तरह से मर्जी फाइंड करोगे उसका जवाब वही का वही रहना है। तो अब अगला सवाल इसका देखते हैं, सवाल नंबर 2 इसका ये वाला। तो ये सवाल नंबर 2 मैंने अगले पेज पर हल किया है इस इनडायरेक्ट मेथड से। तो अगले पेज पे देखें, ये एज्यूम मीन, अब डाटा के अंदर से 290 सपोज कर लिया है, 290 डाटा के अंदर से कोई सी वैल्यू सपोज कर ली है, और इसका फार्मूला फिर से वही लगाया है, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो ये सारी एक्स वैल्यू थी दूसरे सवाल की, उनका डी फाइंड किया, डी में से उनको माइनस का एक्स में से उनको उनकी एज्यूम मीन को माइनस कर करके सब का डी फाइंड कर लिया, सब की डी वैल्यू फाइंड कर ली, सब की डी वैल्यू को जब प्लस किया तो ये आंसर समेशन डी का 0 आया है। तो अब 0 को मैंने इधर पुट किया, और जब सबको मैंने प्लस किया तो आंसर 0 आया समेशन डी का जो आंसर आया था 0, वो 0 लिख दिया, और नीचे एन वैल्यू प्लस की सारी गिनी ना टोटल वैल्यू, तो वो 7 बनती थी, वो 7 लिख दी। इधर एज्यूम मीन जो हमने ये वाली की थी 290 फ़र्ज़ की थी, तो वो 290, अब इसको 0 को 7 पे डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, 290 का 290 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा दूसरे सवाल का जवाब आ चुका है, और दूसरे सवाल का जवाब पहले भी हमने जो इन डायरेक्ट मेथड था उससे भी 290 ही आया था। तो इस तरह से दोनों जवाब मैच हो गए हैं, इसका मतलब है हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है, कोई गलती नहीं की, क्योंकि वैल्यू एक वही हैं, चीज़ भी वही मालूम करनी है, तो तरीका जो मर्ज़ी अपनाओ जवाब तो वैसा का वैसा ही आएगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 5 है, देखें सवाल नंबर 5, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन मैथमेटिक्स। क्लास 9 के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने नंबर हासिल किए हैं मैथ के अंदर, आर गिवन बिलो, वो उनके नंबर नीचे दे दिए गए हैं। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। इसकी अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। जो नंबर हासिल किए थे ना उनकी फ्रिक्वेंसी उन्होंने दिखाई हुई है, और इधर से उन्होंने उनकी क्लासेस दिखाई हैं, यानी कि क्लास इंटरवल दिखाया है, या उनके ग्रुप बनाकर वो दिखा दिए हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी दी है, एफ़ वैल्यू है। तो हमने इसको डायरेक्ट मेथड से
और इनडायरेक्ट मेथड से हमने इसकी अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है, यानी कि एवरेज मालूम करनी है। तो देखते हैं कैसे हल करना है। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अरिथमेटिक मीन जो डायरेक्ट मेथड से मालूम करना है और इनडायरेक्ट से मालूम करना है, ये ग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें प्रॉपर हमें टेबल दिया गया है। तो देखो ये टेबल बनाकर दिया गया है, उसमें क्लास इंटरवल भी दिया है और फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो प्रॉपर टेबल होने की वजह से जो 5वां सवाल है वो एक ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा का तरीका अपनाना है। तो ग्रुप डाटा के लिए जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो जमा करना है एफ़ और एक्स वैल्यू जो मल्टीप्लाई हुई हूँ उनको जमा करना है और उनको समेशन एफ़ के ऊपर यानी कि एफ़ की वैल्यूज़ को प्लस करके जो जवाब आता है उसके साथ डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक मीन आएगी। तो ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का आपको पता है कि उसमें एज्यूम मीन इस्तेमाल होती है, जैसे पहले एज्यूम मीन इस्तेमाल हुई है। तो समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ प्लस ए का मतलब है एज्यूम मीन, आप ए को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, बात एक ही है। तो अब हमने इसका जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है जो हमें फार्मूले से नज़र आ रहा है। फार्मूले में जो जो वैल्यू है, एफ़ की वैल्यू है, एक्स है, समेशन एफ है, डी है, ये सब का हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये क्लासेस जो है ना या ग्रुप हैं वो हमें अपनी किताब से मिल गए हैं। ये वाला हिस्सा हमें किताब से मिला है, ये वाला हिस्सा भी हमें अपनी बुक से मिल गया है जो कि ग्रुप डाटा को शो कर रहा था, वो मिल गया। अब हमने मिड पॉइंट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट क्या होते हैं, वो हकीकत में एक्स वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का नाम एक्स वैल्यूज़ है। तो मिड पॉइंट हमने इसमें से ढूंढने हैं। 0 को 9 में प्लस करेंगे तो जो जवाब आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 + 9 डिवाइड बाय 2, जो आंसर आया वो 9 था, 9 को 2 पे डिवाइड किया 4.5। इस तरह पहली क्लास का मिड पॉइंट 4.9 आया। दूसरी क्लास का मिड पॉइंट हमने इसी तरह से निकाला 10 + 19, 10 + 19 डिवाइड बाय 2 तो 29 आया, डिवाइड बाय 2 किया तो 14.5 आया। तो अगली क्लास का 14.5 आया। इस तरह से सबके मिड पॉइंट हमारे यहाँ तक आ चुके हैं। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये समेशन एफ़ आ जाता है, यानी कि एफ़ वैल्यू को जमा किया तो ये 40 आंसर आ जाता है। अब मिड पॉइंट भी आ चुके हैं। मिड पॉइंट जब आ गए हैं तो हमारे पास एक्स आ गया। एक्स और एफ़ को मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स बन जाता है। एफ़ मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब ये कि 2 × 4.5, 2 × 4.5 किया तो 9 आंसर आया, एफ एक्स का आंसर आ गया। तो इस तरह से एफ एक्स हमने सब के एफ एक्स निकाल लिए हैं। तो सब के एफ एक्स को जमा करोगे तो समेशन एफ एक्स बन जाएगा। ये सारे जब जमा किया तो समेशन एफ एक्स 1300 मेरे पास आ चुका है। तो ये समेशन एफ एक्स आ गया। समेशन एफ एक्स के बाद हमें और किसका बनाना था टेबल, ये तो बन गया एफ डी वाला टेबल बनाना था। तो एफ पहले हमें डी चाहिए। तो डी का आपको पता है कि डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। एज्यूम मीन में से एज्यूम मीन को एक्स में से माइनस करना होता है। तो एक्स वैल्यू ये आई हुई है 4.5 वगैरह, इसमें से एज्यूम मीन को माइनस करना है। तो एज्यूम मीन मैंने 34.5 इसमें से सोची, तो 34.5 को मैंने एज्यूम मीन लिया। मेक टेबल एज रिक्वायर्ड इन द फार्मूला, फार्मूले में जैसे जैसे था ना वैसे हमने टेबल बनाया है। तो 34.5 को एज्यूम मीन मैंने लिया। तो लिहाजा 4.5 जो कि पहली वैल्यू थी एक्स वाली ये वाली, उसमें से मैंने एज्यूम मीन को 34.5 को माइनस किया। 4.5 माइनस 34.5 तो -35 आंसर आया। क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो बड़ी का हमने साइन लगाना है। इस तरह फिर अगली जो मिड वैल्यू है 14.5 है उसे यहाँ पर लिखा, उसमें से 34.5 को माइनस किया जो कि हमारी एज्यूम मीन है, तो ये -20 आंसर आया। हमेशा हम 34.5 को ही माइनस करते गए और इधर जो मिड पॉइंट है सारे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो माइनस करने से ये सारे आंसर आ गए। अब इन सब को प्लस करना है। जब इन सब को प्लस करेंगे तो समेशन डी आ जाएगा, लेकिन समेशन डी हमें यहाँ चाहिए ही नहीं, इस वजह से हमने प्लस नहीं किया हुआ। तो अब आगे देखो कि हमें एफ डी चाहिए। एफ डी चाहिए तो ये डी का हमारा ये जवाब आया हुआ है और एफ़ जो है वो हमारा ये है। तो इसको 2 को और 30 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ़ को और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 30 को -30 को मल्टीप्लाई किया -60 आया। फिर 10 को
और -20 को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी कि एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो एफ़ डी बनते जा रहे हैं। तो ये सारे एफ़ डी आ चुके हैं। सारे एफ़ डी को प्लस करेंगे तो समेशन एफ़ डी -80 हमारे पास निकला है। माइनस वैल्यू को सबको जमा कर लो, फिर प्लस वैल्यूज़ को सबको जमा कर लो, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लो और जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबको प्लस करके आंसर निकालना है। तो -80 आपका आंसर आ जाता है। माइनस वाली वैल्यूज़ को सबको इकट्ठा करेंगे तो जो जवाब आएगा उसको माइनस कर देंगे प्लस वाली वैल्यूज़ में से। तो जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी उनका हमने साइन लगा देना है। देखें, मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्लस करके दिखा दिया है कि ये सारी जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी उनको सबको प्लस किया ना, तो माइनस का 310 आंसर आया है। और जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी उन सबको प्लस किया तो प्लस का 230 आया। अब क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। तो जब माइनस किया तो इनको बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया तो आंसर हमारा आया 80। तो बड़ी वाली का साइन माइनस का था तो माइनस का आंसर हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो इस तरह -80 हमारे पास समेशन एफ़ डी आया है। तो अब हमने काम बहुत आसान रह गया है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है तो जवाब आ जाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। पहला फार्मूला मीन वाला समेशन एफ़ एक्स ओवर समेशन एफ़, उसकी जो आंसर आया था समेशन एफ़ एक्स का वो 1300 आया था। उसमें समेशन एफ़ का आंसर 40 आया था। उनको प्लस किया, डिवाइड किया तो हमारे पास मीन का आंसर आ गया। अब एज्यूम मीन जो हमने की थी 34.5 की थी और समेशन एफ़ डी हमारे पास -80 आया था और समेशन एफ़ वही 40 था। तो 80 को जब 40 पे डिवाइड करें तो माइनस का 2 आंसर आना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाना है। माइनस का 2 आया तो इसमें 34.5 में से -2 माइनस किया तो 32.5। देखें, ये वाला जवाब भी वही आया, ये भी वही आया। चाहे डायरेक्ट मेथड करो या इनडायरेक्ट मेथड करो, जवाब सेम आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने काम बिल्कुल सही किया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हल हो चुका है। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। दी फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में बच्चों की उम्र के बारे में ये डाटा उसने दिया है। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से आपने मीन फाइंड करनी है, मीन एज फाइंड करनी है, यानी कि एवरेज फाइंड करनी है। टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन, कोई भी प्रोविजनल मीन या एज्यूम मीन आपने लेनी है। तो हिंट क्या है, टेक ए एज 8। उसने कहा, अब कह दिया कि जो एज्यूम मीन लो ना वो 8 ही लो, तो अब हमें मजबूरी है कि हमने 8 ही लेनी है। तो ये उसने टेबल दिया हुआ है, तो क्लास लिमिट यहाँ पर दिखाई हुई है, फ्रिक्वेंसी दिखाई हुई है, तो इसका मतलब है ये एक ग्रुप डाटा है। आसो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हमने ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी इस डाटा से मालूम करनी है। तो अब देखते हैं, ये सेम एज़ क्वेश्चन 5, जैसा क्वेश्चन 5 था उसी तरह से ये सवाल है। तो उसमें देखो एज्यूम मीन 8 उसने दी है, तो हमारे पास जो क्लास थी वो 4 6 थी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई है। ये इतना हिस्सा जो है वो सारा हमारा बुक से आ चुका है। अब मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो हमने इन दोनों को प्लस करना है। 4 और 6 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 10 आया, 2 पे डिवाइड किया, 5 आंसर आया। तो मिड पॉइंट ये हमारे इस तरह से निकालने, हमें पता है पहले ही ये निकाल लिए हमने। तो ये मिड पॉइंट की एक्स वैल्यूज़ होती हैं उमूमन, तो एक्स को जब एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आ गए। तो ये सारे एफ एक्स हमारे पास आ चुके हैं। इन सब को प्लस करो तो समेशन एफ एक्स हमारे पास मिल जाता है, और एफ वैल्यूज़ को प्लस करो तो समेशन एफ हमारे पास मिल जाता है। समेशन का मतलब था प्लस करना। तो इस तरह से अब डी वैल्यूज़ मालूम करनी है हमने। डी वैल्यूज़ कैसे मालूम करनी है कि जो एज्यूम मीन उसने बताई थी 8, उसमें से एक्स, वो एक्स वाली वैल्यू में से माइनस करनी है। तो एक्स वैल्यू 5 8 थी, तो यहाँ पर 5 लिख लिया, माइनस एज्यूम मीन यानी कि 8 लिखा। 8 एज्यूम मीन थी ना, 8 लिखा तो -3 आंसर आया। फिर दोबारा ये 8 है, 8 में से दोबारा एज्यूम मीन 8 माइनस करोगे तो 0 जवाब आ जाएगा। फिर 11 है, 11 में से एज्यूम मीन 8 माइनस करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने जैसे ये पहला मालूम किया ना, आप लोगों ने ऐसे ही माइनस कर करके जवाब निकालने हैं। मैंने माइनस करना दिखाया नहीं है यहाँ पर और जवाब निकाल दिए हुए हैं। तो ये डी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सारी डी वैल्यू का या हमें अलग-अलग आंसर मिल गया है। अब एफ डी मालूम करना है, तो डी और एफ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना। ये डी वैल्यू है और ये एफ़ वैल्यू है, तो डी और एफ़ को मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आ जाएगा। फिर इसको और इसको 20 को और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 3 को और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 39 आएगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे एफ डी आ चुके हैं। सारे एफ डी को जमा करोगे तो समेशन एफ डी बन जाएगा, और ये समेशन एफ डी हमारे पास 51 निकला है।
तो अब हमने बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, जो कि पहला फार्मूला हमारा ग्रुप डाटा के लिए है। उसमें हमने समेशन एफ एक्स 451 आया, 451 लिख दिया, और समेशन एफ 50 आया। इनको डिवाइड किया तो 9.02 हमारे पास एक्स बार का आंसर आ गया। अब दूसरे मेथड से हमने मालूम किया, तो ये समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, इसका फार्मूला लगाया। समेशन एफ डी का जो जवाब आया हमारे पास वो 51 आया था, तो 51 लिख दिया। और समेशन एफ एक्स का जो जवाब जो समेशन एफ है नीचे, समेशन एफ का जो जवाब आया वो 50 आया था, तो 50 लिख दिया। तो 51 को जब 50 पे डिवाइड किया तो आंसर 1.02 आया। तो 1.02 में हमने ये 8 एज्यूम वाला प्लस कर देना है, तो 9.02 आंसर आया। दोनों आंसर सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है, कोई गलती नहीं की। अब ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन मालूम करनी है हमने इसी डेटा की, जो कि सवाल का अगला हिस्सा है। तो ज्योमेट्रिक मीन का एक्स बार हमने फार्मूला लगाया, एंटी लॉग लेना पड़ता है समेशन एफ़ का लॉग एक्स ओवर समेशन एफ़, ये फार्मूला है। समेशन एफ़ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ़। हार्मोनिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। हार्मोनिक मीन होता है कि समेशन एफ़ लो ओवर उसे डिवाइड करो समेशन एफ़ ओवर एक्स के साथ, ठीक है, तो तब हार्मोनिक मीन आएगा। तो इन फार्मूलों के मुताबिक मैंने ये टेबल बना लिया। ये पहले ही टेबल हमें बुक में से मिल गया था। एक्स वैल्यू का हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये एक्स वैल्यू सारी निकाली हुई हैं, यानी कि मिड पॉइंट हमने निकाले हुए हैं, वो एक्स वैल्यू सारी हमारी आ गई हैं। अब लोग एक्स मालूम करना है, तो इनका आपने कैलकुलेटर से लोग लेते जाना है। लोग 5 लोगे तो आपका ये आंसर आएगा, लोग 8 लोगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये लोग लेते जाओगे ना इन वैल्यूज़ के सबके, तो ये हमारे आंसर आते जाने हैं। तो अब जो लोग एक्स है उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये लोग x हमारे पास आ गया, इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को और इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये इन दोनों कॉलम को लिखा और मल्टीप्लाई कर करके इनके ये आंसर लिख दिए। तो जब इनकी समेशन मैंने ली तो ये समेशन मेरे पास आ गई समेशन f log x, ठीक है, समेशन f log x, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ना ये आ चुकी है, समेशन f log x। तो अब इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ना f ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर एक्स, उसको कहेंगे 1 ओवर एक्स। तो f ओवर एक्स निकालने के लिए पहले हमने 1 ओवर एक्स निकालना है। तो 1 ओवर एक्स निकालने के लिए हमने जो x की वैल्यूज़ है ना, x की वैल्यूज़ ये वाली, उनको 1 पर डिवाइड करना है। तो 1 को अंदर रख के जब 5 को डिवाइड करोगे, 1 को अंदर रख के 5 पर डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 ऊपर है और x नीचे है, तो लिहाजा 1 ओवर 5 बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आएगा 0.2। फिर अगली वैल्यू 1, यही वाला 1 रहेगा, और अगली वैल्यू जो x की है वो 8 है, तो 8 को नीचे रख लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.12 आंसर आएगा। इस तरह से सारे वैल्यूज़ को 1 पर डिवाइड करते गए और उनके आंसर लिखते गए। अब इनका f के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो 1 ओवर x वैल्यूज़ आई हैं ना ये वाली, उनको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि जो वैल्यूज़ आई हैं उनको 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करके दो। ये फार्मूले को मैंने वाज़े करके लिख दिया है। तो ये f ओवर x का मतलब यही बनता है कि f मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x, ठीक है। तो ये लिहाजा f को 1 ओवर x के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये f था, ये 1 ओवर x था, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ये आपस में सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया, इनका समेशन किया, सबको जमा किया तो ये आ गया। तो जमा करने से ये समेशन f ओवर x हमारे पास ये आ चुका है। अब कुछ भी नहीं रह गया, बस फार्मूलों में वैल्यू पुट करो, जवाब आ जाना। जब टेबल बन जाए तो आगे कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। बस टेबल में बहुत एहतियात करनी है, साइंस का सबका ध्यान रखना है, क्योंकि एक वैल्यू गलत हुई तो सारा सवाल गलत हो जाता है। तो स्टैट में यही बस मुश्किल है, अदरवाइज़ स्टैट बहुत आसान होती है। तो आगे देखें, हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करनी थी, तो उसका एंटी लॉग समेशन f log x ओवर समेशन f। तो समेशन f log x का जो जवाब आया वो ये आया था, और समेशन f का जवाब ये आया था। इसको अंदर रख के इस पर तकसीम करेंगे तो ये जवाब आएगा। इस जवाब का जब आप एंटी लॉग लोगे कैलकुलेटर से, तो ये एंटी लॉग लेकर ये हमारे पास आंसर आना है। इस आंसर को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लिया, इस 7 को ख़त्म करके 5 को मैंने 6 बना दिया, ये आंसर आ गया। अब हार्मोनिक मीन मालूम करनी है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया, तो समेशन f का 50 है और समेशन f ओवर x का आंसर 6
6 पॉइंट ये है। तो अब इसको अंदर आके इस पर डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। सवाल हमारा हल हो गया, सवाल नंबर 6। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।